हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, तो आपको अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और इसी तैयारी में आपका साथ देते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, W.B. येट्स। इनकी बायोग्राफी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ इनके जो फेमस वर्क्स है, वॉल्यूम है, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब इनकी जो बायोग्राफी है उसमें से अब एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसा जो इनका वर्क है जो इम्पोर्टेंट हो वो छोड़ा है। हर चीज़ आपको मैंने इसमें मेंटेन करके दी है। आप उस चीज़ को देखिए, अपने पेंसिल और अपना पेपर लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ उसे नोट्स करते चले, ताकि हर चीज़ आपको रिवीजन के टाइम मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब देर ना करते हुए हम अपना जो वीडियो है, बायोग्राफी है, वो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मेरा वीडियो जो मेरा चैनल है वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियो लेकर आने का। चलिए है, आप देर न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समय की कमी है, बहुत जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। आने वाली जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, और हो सकता है वो आपको जून या जुलाई में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, और उसके बाद में जल्दी ही दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं W.B. येट्स, इनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो W.B. येट्स जो थे ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे, एक आयरिश पोइट थी, आयरिश राइटर थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो जून 13, 1865 को आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, सैंडी माउंट नाम की एक जगह है डबलिन में, वहाँ आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था जून 13, 1865 में। इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम था J.B. येट्स। J.B. येट्स एक पेंटर थे पेशे से, और ये एक दोस्त भी थे हेनरी इरविन के। हेरविन इवनिंग जो थे वो उस टाइम एक पेंटर थे, साथ ही साथ प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पेंटिंग के लेटर मेंबर्स में से एक थे। और ये दोनों ही जो है पेंटर थे, तो इनकी जो दोस्ती थी वो काफ़ी गहरी थी। इनकी मदर का नाम सूजन था, और वो बिलोंग करती थी एक प्रोलैक्सफैन फैमिली ऑफ सिलिको से। ठीक है, ये काफ़ी मतलब कहने का ये है कि जो इनके फादर थे और मदर थी, दोनों ही अच्छी एक तरह से संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, और काफ़ी इनको इस चीज़ से हेल्प मिली क्योंकि परिवार अच्छा था और उनको आगे इस बढ़ने में से मदद मिली। इनके पिता ने साथ ही साथ इनको लिटरेचर से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इनसे मुलाकात की, और उसके बाद में इनका करियर जो था वो आगे बढ़ता चला गया। उनका नाम था एडवर्ड डाउटन एंड जॉन टोड हंटर। देखिए, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिटरेचर की तरफ इनका रुझान बढ़ाया, लिटरेचर की तरफ इन्हें। इन दोनों व्यक्ति में जो आपको देखने को मिल रहा होगा, एडवर्ड डाउटन, इन्होंने इनको उत्साहित किया, और साथ ही साथ जो इनकी पहली शुरुआती जो इनकी पोएट्री थी उनको पब्लिश कराने में भी इनकी मदद करी। इनका जो पहली फर्स्ट सक्सेस थी, यानी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं इन्होंने सफलता प्राप्त की थी, वो वर्क था इनका द वैंडरिंग ऑफ ओइजन। ठीक है दोस्तों, ये नाम आप याद रखेंगे, द वैंडरिंग ऑफ ओइजन। ये 1889 में आई थी, और ये जो इनका वर्क था ये इनकी फर्स्ट सक्सेस के नाम से जाना जाता है। इनकी पहली वर्क था जो जिसे सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ही बिकम इन्वॉल्व इन लिटरेरी लाइफ ऑफ लंदन ऑफ हिज 1819 एज अ फाउंडर ऑफ द राइमर्स क्लब एंड a friend of William Morris, W.E. Henley, Lionel Johnson and Arthur Symons। ठीक है दोस्तों, ये कुछ दोस्त थे इनके जो राइमर क्लब से जुड़े हुए थे। राइमर क्लब एक क्लब का नाम था, और उस क्लब में इनके जो फ्रेंड थे, इनके फ्रेंड का नाम था एर्नेस्ट रेस। ठीक है, तो उन्हें येट्स ने कहा कि तुम एक काम करो कि ये जो ग्रुप हैं राइमर्स क्लब, इसको ढूंढो और इनके लोगों से मेरी मुलाकात कराओ। फिर ये सब क्या करते थे, जब इस ग्रुप को ढूंढ लिया गया राइमर्स क्लब को, तो ये सभी जो व्यक्ति थे एक पब में मिला करते थे, और सभी जो इसके ग्रुप मेंबर हुआ करते थे वो अपनी अपनी पोएट्री सुनाते थे। इसमें अपनी अपनी पोएट्री वो सुनाया करते थे। ये एक और क्लब से जुड़े जिसका नाम था द घोस्ट क्लब। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, अपनी आध्यात्मिकता की वजह से ये घोस्ट क्लब से जुड़े थे। साथ ही साथ ये मोहन चैटर्जी नाम के इंडियन राइटर से भी इनकी काफ़ी अच्छी एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे इनके संबंध थे। ये उनसे काफ़ी प्रभावित थे, और इनके सभी जो लेक्चर्स होते थे
आयरलैंड में ये उन्हें सुना करते थे। इनकी जो ये राइमर्स क्लब था, ये 1890 के करीब इनकी मुलाकात हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके दोस्त के बारे में पूछा जा सकता है कि इनके दोस्त कौन कौन थे, तो कौन थे? विलियम मॉरिस, W.E. हैनले, लायनल जॉनसन एंड आर्थर साइमंस, ये इनके दोस्त थे। जो राइमर्स क्लब में जो मेंबर थे, ये उनके कुछ दोस्तों के इनके नाम हैं। उसके बाद 1892 में 1892 में इनका पहला प्ले आया था, द काउंटलेस कैथलीन, पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, 1892 में द काउंटेस कैथलीन, सॉरी इसका नाम है द काउंटेस कैथलीन। ये एक प्ले था, इनका पहला प्ले था। देखिए याद रखिए, ज़्यादातर पूछा जाता है कि फर्स्ट प्ले, फर्स्ट वर्क, फर्स्ट सक्सेस, ये इनका पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों को नोट करते चले तो बेहतर होगा। द काउंटेस कैथलीन जो था इनका पब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद में इनका रुझान हुआ आयरिश पॉलिटिक्स की ओर। ठीक है, ही टुक एन इंक्रीजिंगली एक्टिव इंटरेस्ट इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उस दौरान ना नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में इन्होंने हिस्सा लिया और जॉन ओलियरी के अंडर में ये रहते थे, उनके साथ ये रहते थे। और जॉन ओलियरी एक फेनियन लीडर थे और उन्होंने कुछ समय एक तरह से जब उन्हें उनके देश से निष्कासित करते गया तो वे पेरिस में भी वे काफ़ी समय इन्होंने उसके साथ में गुजारा। और साथ ही साथ इनकी मुलाकात हुई एक क्रांतिकारी लड़की से जिनका नाम मैड गॉने था। मॉड गॉने इनकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखती है, इनका नाम याद रखिए। ये इनकी बिलव्ड थी जिन्होंने इन्हें न जाने कितनी बार रिजेक्ट किया था। इनके बारे में भी इन्होंने काफ़ी पोइट्री लिखी है, उन पोइट्री का नाम मैं आपको अलग से बता दूँगी, आप उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इनका इंटरेस्ट आता है इंडियन थियोलॉजी और उपनिषद्स में। देखिए ये उपनिषद्स को भी हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि जो एक आयरिश पोइट काफ़ी अपने समय में प्रसिद्ध रहे, विलियम बटलर येट्स, ये इनका पूरा नाम था, विलियम बटलर येट्स, ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे और उनसे ये उन्होंने हमारे उपनिषद्स की एक ट्रांसलेशन करने की जो है कोशिश की थी। और साथ ही साथ ये एक इंडियन पुरोहित थे स्वामी जी, उनसे इन्होंने इंडियन थियोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जाना, ये उनकी फ्रेंड्स सर्कल में से। उसके बाद में इन्होंने एक थिएटर की स्थापना की, उस थिएटर का नाम था एबे थिएटर। ठीक है दोस्तों, उसका नाम था एबे थिएटर। 1904 में लेडी ग्रिगरी के साथ में मिलकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1904 में, देखिए याद रखिए 1904 में इन्होंने लेडी ग्रिगरी के साथ में मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये जो थिएटर था, इसका काम था कि जो वहाँ के एक तरह से लिटरेरी अफेयर्स होते हैं, वहाँ के जो प्ले राइट होते हैं उनको उत्साहित करते हैं, जो उस समय के एक तरह से जो प्लेस थे उनमें अपना योगदान देते हैं। वहाँ के जो लिटरेरी एक तरह से जो वर्क होता था उनको समाज में लाने का लोगों की मदद करते थे। जो राइटर्स होते थे, न्यू कमर्स होते थे, उनको यह मदद किया करते थे। ही रोट मच ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म बोथ जनरल एंड इन रिलेशन टू द आइडियाज़ ऑफ द आयरिश थिएटर। ठीक है, इन्होंने ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म में भी अपना हाथ आजमाया था और ये आयरिश थिएटर के लिए ये सब लिखा करते थे। इनके बहुत से एसेज भी आए जो ब्लैक सैली मॉरिस स्पेंसर पर से मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रभावित होकर इन्होंने लिखे थे या उनके बारे में लिखे थे। उनके नाम थे ब्लैक सैली मॉरिस स्पेंसर, उनके बारे में इन्होंने लिखे। साथ ही साथ इन्होंने कुछ ऐसे शेक्सपियर के बारे में कुछ ऐसे भी लिखे थे, सिंबलिज्म के बारे में, पेंटिंग के बारे में भी इनके कुछ एसेज आते हैं। इनकी जो एक कलेक्शन आया था, इनका स्प्लेंडेड सीरीज़ आई थी पोएम्स की, काफ़ी बेहतर थी वो। और ये इन्होंने मॉड और हेलन का कंपेयर किया था। इसमें इन्होंने कहा था कि मॉड हेलन की तरह है। इसमें इन्होंने कंपेयर बताया था कि किस तरह से हेलन और मॉड एक जैसी है। वर्क जो इनकी पोएम्स थी उनमें थी एक वर्ड्स, सेकंड थी अ वुमन होमर संग, और थर्ड है नो सेकंड ट्रोय। और ये कलेक्शन है द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स। 1910 में ये कलेक्शन इनका आया था। ठीक है, और जिसमें ये सब चीज़ें जो पोएम्स है वे इसमें दिखाई गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं इनकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, इनकी फेमस वॉल्यूम्स देखिए, कुछ तो होती है इंडिविजुअल पोएम्स, कुछ तो होती है इंडिविजुअल पोएम्स, यानी इनकी जो वॉल्यूम्स हैं उनमें जो ज़्यादा फेमस वॉल्यूम्स रही, मतलब पोएम्स रही, उनके बारे में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है, मैं इनकी वॉल्यूम का आपका नाम बता रही हूँ। फिर इनमें जो इनकी इंडिविजुअल पोएम है, यानी इनके भी अंदर जो पोएम्स हैं और फेमस हुई उनके बारे में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप इनकी डेट
और जो नाम है वो नोट कर दे चले। इसको ना स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप ऐसा करें, इनको नोट कर ले। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है कि ये जो वॉल्यूम है कब आई थी या फिर इस ईयर में कौन सी वॉल्यूम आई थी, इस तरह से पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं कि ये वर्क मतलब विलियम बटलर यीट्स का कौन सा वर्क इनमें से है। ठीक है, तो आप इनके नाम याद कर लीजिए। क्रॉसवेज, द रोज, द विंड एमंग द रीड्स, इन द सेवन वुड्स, द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, द वाइल्ड स्वान्स एट कूली, माइकल रॉबर्टीज एंड द डांसर, द टावर, द विंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम्स, वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स, अ फुल मून इन मार्च और लास्ट पोएम्स। ठीक है दोस्तों, ये इनके वर्क हैं जो मतलब वॉल्यूम है इनके ईयर के साथ में। ठीक है, ये कब पब्लिश हुई थी उसके साथ में मैंने आपको ये ईयर इनका नाम बता दिया है। आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप ऐसा करें कि इन चीज़ों को नोट कर लें, बेहतर होगा नोट कर लें ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यीट्स की, तो इनकी जो अर्ली पोएट्री थी वो इन्फ्लुएंस्ड थी यानी प्रभावित थी विलियम मॉरिस से। ठीक है, विलियम मॉरिस से प्रभावित थी। साथ ही साथ मैं बता दूं विलियम ब्लेक, स्पेंसर, शैले, इन सब से भी ये प्रभावित रहे। ठीक है, इन सब से भी ये प्रभावित रहे और मॉरिस का भी इनमें से एक नाम है। आप उन चीज़ों को याद रखिए। इनकी जो शुरुआती पोएट्री थी वो मॉरिस, शैले और ब्लेक से प्रभावित थी। इनकी कुछ जो फेमस लिरिक्स थे, ठीक है, जो पहले पब्लिश्ड हुए थे वो थे द स्कॉट्स ऑब्जर्वर। ठीक है, द पोएम दैट मेड हिम फेमस, जिस पोएम ने इनको बहुत ज़्यादा फेमस बनाया, वर द लिरिक्स फर्स्ट पब्लिश्ड, वे ऐसे गीत थे जो पहले पब्लिश हुए थे। द स्कॉट्स ऑब्जर्वर, सबसे पहले वे कहाँ पब्लिश हुए? स्कॉट ऑब्जर्वर में हुए थे। रीप्रिंट विद द वेंडरिंग्स ऑफ ओइजन 1888। देखिए इसके आपको दो वेंडरिंग ऑफ ओइजन जो इनका फर्स्ट सक्सेस थी, इसकी आपको दो डेट देखने को मिलेगी, एक तो 1888, एक 1889। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप उसमें देखें कि कौन सी डेट है। अगर आपको 1888 पहले दिया हुआ है, अगर आपको दोनों डेट दे दिया जाए तो आप 88 लगाओगे। ठीक है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 88 दे दे, कई बार आपको दे सकता है 1889 दे दे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो इनका कलेक्शन आया था, सेकंड कलेक्शन इनका आया द रोज़ नाम से, प्रिंट हुआ था द काउंटेस कैथलीन में। ठीक है, और ये काउंटेस कैथलीन आई थी 1893 में। ठीक है, और ये इनके ड्रीमी रोमांटिक लिरिक्स थे, ये इनके ड्रीमी रोमांटिक लिरिक्स थे। ये आप याद रखेंगे कि जो इनके गीत थे वो कैसे थे, ड्रीमी रोमांटिक लिरिक्स। ये प्री रैफेलाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये एक ऐसे ऑथर थे जो बिलेटेड प्री रैफेलाइट थे। ठीक है, और उसके बाद में यीट्स डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिम्बलिस्ट आइडियाज़। देखिए सिम्बलिज्म इनके आपको देखने में इनके वर्क में काफ़ी देखने को मिलेगा। इन्होंने बहुत सी चीज़ें, टावर को इन्होंने यूज़ किया है, बहुत सी चीज़ों को ब्लैक से इन्होंने अपनी इमेजरी और सिम्बल्स को लिया है। और जैसे कि इसमें नीचे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये जो इनकी सिम्बलिज्म था वो प्रभावित था या बेस्ड था इनकी पोएट्री का ब्लेक की पोएट्री पर, शैली की पोएट्री पर और रोसिटी की पोएट्री पर। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी जो सिम्बलिज्म थी वो किन से प्रभावित थी, तो किन से प्रभावित थी? ब्लेक, शैले और रोसिटी की जो पोएट्री थी उन पर इनकी जो सिम्बलिज्म थी वो प्रभावित थी या उनसे मिली हुई थी। देखिए इनके फेमस जो वर्क्स आते हैं या ज़्यादातर इन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में जिसमें कहा है, वो वर्क्स इनके आते हैं लव पोएट्री के अंदर, क्योंकि ये अपनी जो बिलव्ड थी उससे काफ़ी प्रेम करते थे और वो उसे इन्हें बार बार रिजेक्ट करती थी मैडकॉन, तो उनसे काफ़ी हर्ट होते थे, तो उनके बारे में इन्होंने काफ़ी पोएट्री लिखी थी। प्यार के बारे में काफ़ी इन्होंने, एक तरह से इनको काफ़ी अनुभव हो चुका था। हम यही कहेंगे ना कि क्योंकि आपको एक बात बता दूं, इन्होंने उनको 5 बार प्रपोज़ किया, 5 बार प्रपोज़ करने के बाद में इन्होंने मैडकॉन ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने इनकी बेटी को भी प्रपोज़ किया था। जब उन्होंने भी, इनकी बेटी ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये शादी करते हैं। तो लव पोएट्री के बारे में, इनके जो लव पोएट्री थी उनको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको वो सब चीज़ आपके मोबाइल में सेव रहे, या फिर आप ऐसा करें इन चीज़ों को लिख ले। देखिए आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी रहेगी, तो लिख लीजिए। इनकी फर्स्ट पोएट्री में अगर हम बात करें तो इनके जो वर्क्स है वो कुछ इस तरह से हैं। पोएट्री, द लवर टेल्स ऑफ द रोज इन हिज
हार्ट। द सॉन्ग ऑफ वैंडरिंग्स एग्नस, ये इनकी एक सक्सेसफुल लव के बारे में इनकी एक पोएट्री है। द एरो, ही हियर्स द क्राई ऑफ द सेज, ही रिप्रूव्स द कर्ल्यू, he wishes his beloved were dead. There are poems in which the beauty of Madgone is celebrated. देखिए कुछ मैडगोन बहुत सुंदर थी, बेहद ज़्यादा सुंदर थी। आप उनका एक फ़ोटो देखिएगा, बेहद सुंदर है वे। तो उनकी खूबसूरती को देखते हुए इन्होंने उनके बारे में, उनकी खूबसूरती के एक तरह से बहुत प्रशंसा की है। तो उनको भी लेकर इन्होंने कुछ 3-4 कुछ पोएम्स लिखी है। उनका नाम है ही टेल्स ऑफ द परफेक्ट ब्यूटी, ही टेल्स ऑफ द वैली फुल ऑफ लवर्स, ही थिंक्स ऑफ दोज हु हैव स्पोकन इविल्स ऑफ हिज बिलव्ड। कुछ अलग, उनसे अलग की अगर बात की जाए, कुछ अदर्स पोएट्री भी थी, लव पोएट्री इनकी। उनमें से एक है द लवर आस्क फॉरगिवनेस बिकॉज ऑफ हिज मैनी मूड्स, ही विशेस फॉर द क्लथ्स ऑफ फेमन, ओ डू नॉट लव टू लॉन्ग। और मैडगोन से प्रभावित, जो मैडगोने के लिए इन्होंने एक तरह से अपनी पोएट्री लिखी थी, उनमें से कुछ है अ मेमोरी ऑफ यूथ, फॉलन मैजेस्ट्री, फ्रेंड्स, दैट द नाइट कम, मेमोरी, हर प्रेज, द पीपल, हिज फोनिक्स, अ थॉट फ्रॉम प्रोपर्टियस, ब्रोकन ड्रीम्स, अ डीप स्वॉन वॉ, प्रेजेंसेस। और उससे अलग इनकी कुछ फेमस पोएम्स की बात की जाए तो है रोज क्रॉसवेज, द रोज, द विंड एमंग द रीड्स, इन द सेवन वुड्स, द ग्रीन हेलमेट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वाइल्ड स्वान एट कुली, माइकल रॉबर्टीज एंड द डांसर, द टावर, द विंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम्स, वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स, अ फुल मून इन मार्च एंड लास्ट पोएम्स। देखिए इनके वर्क्स बहुत सारे हैं, देखने लगे तो उनके वर्क्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपको, मेरा पर्पज़ ये है कि आप तक हर इम्पोर्टेंट वर्क इनका पहुंचे। क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा, इस बार जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें शेक्सपियर के एक वर्क के बारे में पूछा गया था, और वो वर्क ऐसा था कि कोई भी उनका नाम सजेस्ट ही नहीं कर पाया था कि हाँ ये जो है शेक्सपियर का वर्क हो सकता है। तो इस तरह से आपको पिछला पेपर उठाकर देखिएगा, 2020 का जो टीजीटी का पेपर हुआ था 2021 में, आपको देखने को मिलेगा कि वो जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर वर्क्स में से ही पूछे गए हैं। तो इसलिए मेरा पर्पज़ ये है कि आप तक हर वर्क आप तक पहुँचे, आप उस चीज़ को याद करो, ताकि इस बार वैकेंसी में आप अपनी जगह बना पाओ। कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप समय से लगे रहिए, और साथ ही साथ अपनी जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन कीजिए। जितना समय आपको पढ़ाई का है, रिवीजन का है, उस चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। इस बार वैकेंसी आपके हाथ में होगी, और ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको कोई भी टॉपिक ना छूटे। इंडिविजुअल पोएम्स की बात करें, देखिए इनकी कुछ वॉल्यूम्स आई थी, उन वॉल्यूम्स के अंदर क्या होता था, जो वो पोएम्स का कलेक्शन होता था, उसमें भी कुछ जो पोएम्स थी वो अलग निखर कर आती थी, कुछ बेहद ज़्यादा अच्छी थी। तो वो जो बेहद ज़्यादा अच्छी थी उनके नाम मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उन्हें मैंने इंडिविजुअल पोएम्स का नाम दिया है। द लेक आइसल ऑफ इन्सफ्री, व्हेन यू आर ओल्ड, एडम्स कर्स, नो सेकंड ट्रोय। देखिए नो सेकंड ट्रोय की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि ये हेलन और जो मैडगोने हैं उनका कंपैरिजन था। उनकी क्वालिटीज़ को बताया गया था कि क्वालिटी एंड इनकी मतलब क्वालिटीज़ कौन कौन सी है जो आपस में मैच करती हैं। उसके बाद में आता है अपॉन अ हाउस सेकन बाय द लैंड एजिटेशन, टू अ शेड, इन द मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट्स ग्रिगेरी, एन आयरिश एयरमैन फोरसीज हिज डेथ, एस्टर 1916। द सेकेंड कमिंग को तो आप जानते होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, सेकेंड कमिंग इंपॉर्टेंट है। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेलिंग टू बाइजेंटियम भी इंपॉर्टेंट है, और टावर भी इंपॉर्टेंट है। टावर के बारे में कई बार क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ इनको नोबेल प्राइज़ भी टावर के लिए दिया गया था। 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है दोस्तों, और 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था द टावर के लिए। मेडिटेशन इन द टाइम ऑफ सिविल वॉर 1919, लीडा एंड द स्वान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीडा एंड द स्वान। एमंग स्कूल चिल्ड्रन, अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड शॉल, बाइजेंटियम भी एक बेहद इंपॉर्टेंट इनकी पोएम्स में से आती है, पूछा भी गया इसके बारे में। द क्रेजी जैन पोएम्स, लैपिस लेजुली, न्यूज़ फॉर द डेल्फिक ओरेकल, द म्युनिसिपल गैलरी रिविजिटेड, अ ब्रोंज हेड, द सर्कस एनिमल डेजर्टेशन।
उसके बाद इनका वर्क आता है पॉलिटिक्स, द स्टोलन चाइल्ड, अ मैन हु ड्रीम्ड ऑफ फेरीलैंड, अ सॉन्ग ऑफ वेंडरिंग एग्नस, द फैसिनेशन ऑफ व्हाट्स डिफ़िकल्ट, सेप्टेम्बर 1913, A Cold Heaven, Man Improve with the Years, The Sorrow of Love, The Two Trees, Under Van Balban, To a Child Dancing in the Wind, Death, Crazy Jane Talks with the Bishop, An Acre of Grass, Long Legged Fly, The Juvenile, A Full Moon in March, A Man Young and Old। देखिए उसके बाद में इन्होंने कुछ एक तरह से इन्होंने कुछ ड्रामा लिखे थे। देखिए इन्हें मैंने अलग इसलिए किया है ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठो और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इनका ड्रामेटिक वर्क है। देखिए इसमें जो सबसे पहला वर्क है मोसादर एक ड्रामेटिक पोएम है, ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखें कि ये एक ड्रामा है, पोएम फॉर्म में है लेकिन एक ड्रामा है। ये आप इस चीज़ को याद रखोगे। मोसादर अगर पूछा जाए क्या है तो एक ड्रामेटिक पोएम है या एक ड्रामा है। तो ये सब जो इनके ड्रामा थे मैंने अलग से आपको दिए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में इनको फेस करो तो आपको पता हो कि ये एक ड्रामा है, ठीक है। उसके बाद में काउंटेस कैथलीन, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, द शैडो वाटर्स, द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक ऑफ टावर, द हार्नेज एग, प्रॉस, द सेल्टिक ट्वाइलाइट, द सीक्रेट रोज, आइडियाज़ ऑफ गुड एंड इविल और ए विज़न, ठीक है। इसके बाद में मैंने इनकी कुछ जो शॉर्ट्स हैं इनकी लाइफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वे कुछ अलग से आपके लिए निकाल कर रखी है ताकि आपको जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश में थोड़ी परेशानी होती है वो इन चीज़ों को हिंदी में समझ सके और आपकी जो परेशानी है वो कम की जा सके, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले यीट्स ने पी.बी. शैले और एडमंड स्पेंसर को पढ़ा, ये इनसे काफ़ी प्रभावित थे। सेकेंड थिंग इनके बारे में है ये आयरिश मिथोलॉजी की ओर जुड़े थे और उसके बाद में ये ब्लैक को पढ़ने लगे। राइमर्स क्लब नाम के ग्रुप को अर्नेस्ट रेज को ढूंढने को यीट्स ने कहा, जहाँ पर यीट्स, अर्नेस्ट रेज और ये ग्रुप मेंबर अपनी अपनी पोएम सुनाते थे। घोस्ट क्लब से की ओर मुड़े अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से। और इंडियन राइटर थे मोहिनी मोहन चैटर्जी, इनको भी इन्होंने पढ़ा था, ये इनके फ्रेंड भी थे, साथ ही साथ ये इनको एक बेहतर प्रोफेसर मानते थे और इनकी जो आयरलैंड में मीटिंग्स होती थी, इनके जो लेक्चर्स होते थे ये उनको अटेंड किया करते थे। इनका जो फर्स्ट वर्क था जो इन्होंने लिखा वो था द आइलैंड ऑफ स्टैचू, ठीक है, द आइलैंड ऑफ स्टैचू। इसको लिखने के लिए इन्होंने एडमंड स्पेंसर और शैली के पोएटिक मॉडल का यूज़ किया था। देखिए मैंने आपको बताया इनकी जो फर्स्ट सक्सेस थी, इनकी जो लाइफ में इनकी फर्स्ट सक्सेस थी जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे तो वो कौन सी थी, मैंने आपको बताया द वेंडरिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है, वेंडरिंग ऑफ ओरिजिन इनकी फर्स्ट सक्सेस थी। लेकिन अगर आप बात करें कि इनका फर्स्ट वर्क कौन सा था जो इन्होंने लिखा था तो वो था द आइलैंड ऑफ स्टैचू, ठीक है दोस्तों। और ये किससे प्रभावित होकर लिखा था इन्होंने, स्पेंसर और शैली के पोएटिक मॉडल से। द वेंडरिंग ऑफ ओरिजिन जो था ये मोहिनी मोहन चैटर्जी से प्रभावित थी। 1909 में ये एजरा पाउंड से मिले थे। देखिए इनके बारे में पूछा गया था, इस बार जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसमें एजरा पाउंड के बारे में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। एजरा पाउंड के बारे में पूछा गया था कि एजरा पाउंड और डब्ल्यू.बी. येट्स की मुलाकात कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। मैड गोने इनकी जो बिलव्ड थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैड गोन क्या थी, इनकी बिलव्ड थी, ये इंग्लिश एक्ट्रेस और उस समय की क्रांतिकारी थी। ये येट्स से 18 महीने छोटी थी और मॉड ने क्या इनके एक वर्क था आइलैंड ऑफ स्टैचूज, उसको काफ़ी सराहा था, उसकी तारीफ़ की थी। ये येट्स इन्हीं की वजह से नेशनल एक्टिविज़म की ओर झुकाव थे और मैडगोने के साथ में समय बिताने के लिए इन्होंने नेशनल एक्टिविज़म में एक तरह से भाग लिया था। उसके बाद में मैडगोने को इन्होंने प्रपोज़ किया था, मैंने आपको बताया कई बार प्रपोज़ किया था, तो वो डेट्स आप देख लीजिए, 1891 में, 1899 में, 1901 में इन्होंने 4 बार उनको प्रपोज्ड किया। 1991 में रिजेक्ट होने पर, देखिए 1891 में जब रिजेक्ट हुए थे तो उसके बाद क्या किया था, येट्स ने बताया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और ये काफ़ी समस्या पैदा करने वाला एक तरह से घटना है। जो प्रेम के बारे में उन्होंने कहा कि प्रेम एक समस्या पैदा करने वाली घटना होती है। 1903 में मैडगन ने जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली थी और मैडगोने की शादी के बाद में वो एक कैथोलिक बन गई थी। येट्स एक प्रोटेस्टेंट थे और वे उनके
कैथोलिक बन जाने पर नाराज़ थे। वो कहते थे कि अब तो वो जो ये चर्चेज़ होते हैं इनके चक्कर लगाएगी, पूजा पाठ में लगेगी और एक तरह से पुजारिन बन जाएगी। वो इसके काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कैथोलिक बनना है वो उनको सूट नहीं करता। मैट गोने के साथ भी एक काफ़ी बुरी रही, उनकी एक दुखद डिज़ास्टर रही। 1916 में 51 साल की उम्र में यीट्स ने मैट गोने को फिर से शादी करने का मन बनाया, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे जॉन मैकब्राइड, उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने उनको प्रपोज़ किया तो उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो ये उससे काफ़ी परेशान हुए। लेकिन जो उनकी बेटी थी, मैट गोने की जो बेटी थी एसेट कॉन, इन्होंने सोचा वो 21 साल की है और उनको प्रपोज़ कर दिया जाए, शायद माँ नहीं तो बेटी मान जाएगी। लेकिन तब क्या होता है, वो भी रिजेक्ट इनको कर देती है। उसके बाद में ये मिलते हैं जॉर्जी हाइडी लीस से, ठीक है। ये इससे मिलते हैं। ये एक 25 साल की लड़की थी और 1917 में इनकी शादी हुई थी और ये काफ़ी शादी सफल भी रही। जॉर्जी हाइडी लीस कहती थी उनको कि मतलब तुम जो अपनी आगे लाइफ में जाने जाओगे या फिर तुम्हारी जो लव लाइफ है उसको ही ज़्यादा जाना जाएगा, मुझसे ज़्यादा मैट गोन को लोग याद रखेंगे। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनकी वाइफ बनकर रहना चाहती है और वो इसी में खुश हैं। वो एक तरह से जानती थी कि उनको मैट गोने और उनको ज़्यादा चर्चे रहते हैं। 1886 में यीट्स की मुलाकात लेडी ग्रिगेरी से होती है, जिसके साथ मैंने आपको बताया उन्होंने एबे थिएटर की फाउंडेशन रखी थी। और उसके साथ इनकी मुलाकात होती है एडवर्ड मार्टिन से, जिन्होंने बाद में जिसके बाद में यीट्स नेशनलिज्म की ओर झुक गए और इन्होंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने लेडी ग्रिगेरी से मिलने के बाद ही ड्रामा लिखना शुरू किया था। फ्रेंच सिंबलिज्म की ओर झुके ये फ्रेंच सिंबलिज्म की ओर इनका ध्यान आकर्षित हुआ और ये आयरिश मिथोलॉजी की ओर इन्होंने झुकाव महसूस किया, उसको पढ़ना और साथ ही साथ लिखना भी शुरू किया। एबे थिएटर की इन्होंने स्थापना की थी 1904 में। ये नेशनल थिएटर था आयरलैंड का और डबलिन में ये स्थापित था। इसकी फाउंडेशन यीट्स और लेडी ग्रिगेरी ने रखी थी। इसके जो इनसे अलग जो राइटर थे, प्ले राइट थे, उनमें थे J.M. सिंजे, सीनो केसी। साथ ही साथ एबे थिएटर ने खुद को वो एक तरह से फोस्टरिंग कर रहा था आयरिश पोएटिक ड्रामा की। लिनोक्स रॉबिन्सन एक आयरिश प्ले राइट थे और थिएट्रिकल प्रोड्यूसर भी थे, जिन्होंने एसोसिएट किया था एबे थिएटर को और एक लीडिंग फिगर भी रहे वो उसमें इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। इसके लास्ट स्टेज में द आयरिश लिटरेरी रेनेसा जब आया, इसकी जो लास्ट स्टेज थी उसमें ये काफ़ी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सारा ओलगुड की अगर बात की जाए तो सारा ओलगुड एक आयरिश कैरेक्टर थी और ये एक्ट्रेस भी थी। अगर इनके ज़्यादातर वर्क में देखा जाए तो सारा ओलगुड को ही मतलब इन्होंने अपनी एक्ट्रेस का चुनाव किया था। ये जो एक्ट्रेस के जितने रोल होते थे वे ज़्यादातर यही किया करती थी और जो ओरिजिनल जो ड्रामा थे, प्ले थे, सीन ओकेजी के प्लेस थे, उनमें यही परफॉर्म किया करती थी। और ये उसके साथ ही जो अलग लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे वो थे फे यीट्स और जॉन मैलिंगटन सिंजे, ठीक है दोस्तों। और 1903 में एबे थिएटर बिकम आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी with which many leading figures of the Irish literary renaissance were closely associated। देखिए 1903 में काफ़ी फेमस हो गया था, ठीक है। तो इसके दो व्यक्ति का नाम है, एक तो लेनोक्स रॉबिन्सन, इन्होंने एज अ एक्टर भी काम किया था, ठीक है। एज अ एक्टर और प्रोड्यूसर इन्होंने काम किया था, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर। लास्ट स्टेज में लेनोक्स रॉबिन्सन को एक बेहतर प्रोड्यूसर रहे ये और सारा ओलगुड एक इनकी एक्ट्रेस थी। सारा ओलगुड के बारे में पूछा गया था कुछ समय पहले, तो आपको याद होना चाहिए कि सारा ओलगुड इनकी एक्ट्रेस थी एबे थिएटर में। तो आज का जो हमारा ये वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ आपको कुछ भी ना छूटे। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर चीज़, हर जानकारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो
ये जो हमारा आज का टॉपिक है, बायोग्राफी है, कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। मैं हर चीज़ को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। एग्ज़ाम से पहले आपके रिवीजन, आपके नोट्स, इन चीज़ों का भी ध्यान रखूँगी। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और चीज़ें लाने का। धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।